लेक्चर नंबर 56 पार्ट 1 इंड एस 27 एंड इंड एस 110। हम लोग नया इंड एस स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में दो इंड एस के बारे में बात करेंगे, इंड एस 27 और इंड एस 110 के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंड एस 27 के साथ। इंड एस 27 इज सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज इंड एस 27? सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक। हु इज अ पेरेंट कंपनी? A parent company is a company who have either subsidiary, associate और joint venture। किस कंपनी को हम लोग पेरेंट कंपनी कहते हैं? कोई भी कंपनी पेरेंट कंपनी तब बनता है जब उसके पास या तो कोई सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है या कोई एसोसिएट है। परफेक्ट, वेरी गुड। जब भी कोई पेरेंट कंपनी अक्वायर करता है कोई नया बिजनेस को, तब वो अपने एसएफएस में, डेट इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक जर्नल एंट्री देता है। क्या जर्नल एंट्री देता है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अकाउंट डेबिटेड टू पीसी। फिर से बोलो। बिजनेस जब अक्वायर किया तो क्या जर्नल एंट्री दिया? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अकाउंट डेबिट टू पीसी। अरे ये थोड़ी एंट्री होता है बिजनेस एक्विजिशन का। एंट्री तो ये होता है ना, आईएनए अकाउंट डेबिट टू पीसी टू एनसीआई। वो जर्नल एंट्री होता है सीएफएस में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू इंड एस 103। उसमें ये एंट्री होगा। हम लोग अभी 103 उस टाइम पढ़ रहे थे तो उसमें ये एंट्री देते थे क्योंकि वो सीएफएस था। हम लोग अभी एसएफएस का बात कर रहे हैं। एसएफएस में जब तुम देखोगे तो उसमें जर्नल एंट्री आएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अकाउंट डेबिट टू पीसी। ये चीज़ पहले भी लिखवा चुके हैं 103 में ही, पेज नंबर 73 कॉपी में लिखा हुआ है। तो एक बार ध्यान से देखो। ओके फाइन। जो SFS है, that is separate financial statement, that is not the total financial statement of parent company। जनरली लोग ये समझते हैं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि पेरेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस एग्जैक्ट कंपनी का, पेरेंट का, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहेंगे हम लोग SFS। नहीं, उसको SFS नहीं कहते हैं। दैट इज नॉट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी पेरेंट कंपनी का टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखाता है। ओके ठीक है। जो हमने जर्नल एंट्री दिया था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी टू पीसी, उसमें जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है उसका अमाउंट क्या होना चाहिए भाई? जो पीसी का अमाउंट होगा, दैट इज पीसी का जो अमाउंट, लाइक क्या है कि 10 लाख में खरीदे थे तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 10 लाख टू पीसी 10 लाख, बस यही एंट्री। हाँ ठीक है, ये डे 1 एंट्री होगा। लेकिन तुम अपने बैलेंस शीट में उसको कब रिकॉर्ड करोगे? जैसे कब नहीं, कैसे रिकॉर्ड करोगे? डे 1 तो तुम लिख लिया इन्वेस्टमेंट इन शेयर जितना का भी खरीदा था, लेकिन जब ईयर एंड आ जाएगा तो उस टाइम अपने एसएफएस में ही, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही, ईयर एंड पे क्या तुम कैसे तुम अपने बैलेंस शीट में उसको दिखाओगे? जिस दिन खरीदा था उस दिन उसका कॉस्ट था 10 लाख रुपया, फेयर वैल्यू भी 10 ही लाख रुपया होगा क्योंकि उतना ही में खरीदा है, फेयर वैल्यू पे ही खरीदा जाता है, तो 10 लाख में वो लिखा होगा। तो जर्नल एंट्री मान लेते हैं कि वो फेयर वैल्यू पे लिखा है। ठीक है, तो जब ईयर एंड आएगा तो क्या जो 10 लाख पे रिकॉर्ड किया था उसी पे उसको दिखाना चाहिए या फिर कुछ चेंज होना चाहिए? तो इंड एस 27 बोलता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे भी दिखा सकते हो या फेयर वैल्यू पे भी दिखा सकते हो। लाइक 10 लाख पे खरीदे थे तो ईयर एंड पे भी 10 लाख दिखाओ, हर ईयर एंड पे उसको 10 लाख पे ही दिखाओ। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि हर ईयर एंड पे तुम उसको फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हो। फेयर वैल्यू पे दिखाने का मेथड क्या है? या तो FVT OCI या FVT PL, ये दोनों मेथड से तुम दिखा सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट को। ओके, लेकिन किस में? SFS में। अभी कोई CFS का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ SFS का बात हो रहा है। ओके परफेक्ट, ठीक है। एक और इसमें पॉइंट आता है कि अगर हम जैसे बोले कि कोई भी कंपनी पेरेंट कब बन रहा है, पेरेंट तब बनता है जब उसके पास सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या फिर एसोसिएट हो। ओके, तो ये जो मेजरमेंट का बात है कि लाइक अगर हम कोई सब्सिडरी में इन्वेस्ट किए हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हम अपने हर ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट पे। ठीक है, एक सब्सिडरी पे। दूसरा सब्सिडरी खरीदे, उसको सोच रहे हैं कि भाई इसको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे हर ईयर एंड पे, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। एक टाइप का, वन कैटेगरी का जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होगा, उस इन्वेस्टमेंट को तुम एक ही टाइप से तुम क्या उसको कहते हैं, मेजर कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जितना भी तुम्हारे पास सब्सिडरी है, 10 गो सब्सिडरी है, 20 सब्सिडरी है, 30 सब्सिडरी है, जितना भी सब्सिडरी है, सारा सब्सिडरी को तुम सिर्फ एक ही मेथड से रिकॉर्ड करोगे। अगर एक सब्सिडरी को कॉस्ट से करो तो दूसरा सब्सिडरी को तुम फेयर वैल्यू से नहीं कर सकते हो, सारा सब्सिडरी कॉस्ट से ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 सब्सिडरी है और 10 एसोसिएट है तो 10 सब्सिडरी को तुम कॉस्ट पे कर सकते हो और 10 सब्सिडरी को कॉस्ट पे और 10 एसोसिएट को तुम फेयर वैल्यू पे।
तो जहाँ कैटेगरी चेंज हो जाएगा, कैटेगरी मतलब क्या होता है, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर और ये एसोसिएट, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है। तो जो भी कैटेगरी है, अगर कैटेगरी बदल रहा है तो तुम अपना मेथड बदल सकते हो, लेकिन एक कैटेगरी में तुम मेथड नहीं बदल सकते हो। इसको लेके सर पेज नंबर 143 पे कॉपी में ही ये दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो कौन सा बुक का है उसको पढ़ लेना, ठीक है। ये टोटल था हमारा इंड AS 27, इंड AS 27 का पूरा हमारा चैप्टर था ये, ठीक है। इंड AS 27 ख़त्म, ओके फाइन। अब हम लोग नया इंड AS स्टार्ट करने वाले हैं, जिस इंड AS का नाम है, जो सही में कोई इंड AS एक्चुअल जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत काम का है, जो 16-20 मार्क्स का आता है, इंड AS 110। क्या नाम है इंड AS 110 का? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे अभी तो हम लोग इंड AS 103 में भी तो CFEC पढ़े थे, तो 103 भी CFS है, 110 भी CFS है, ये कैसे? 103 था, वो था बिजनेस कॉम्बिनेशन, और 110 है हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 103 में भी हम लोग CFS बना रहे थे, उसमें भी CFS बना रहे थे, और 110 में भी CFS बनाएंगे, लेकिन 103 और 110 में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, बताते हैं। 27 से स्टार्ट करते हैं। इंड AS 27 का अकाउंटिंग किया जाता है। इंड AS 27 किसका अकाउंटिंग करता है? डे 1 बिजनेस एक्विजिशन का। जब हम लोग जिस दिन अक्वायर कर रहे हैं बिजनेस, उस दिन का जो अकाउंटिंग होगा इन SFS, वो 27 बोलता है। जिस दिन अक्वायर कर रहे हैं बिजनेस, उसका जो जर्नल एंट्री होगा इन CFS, वो बताएगा 103। ईयर एंड पे जो जर्नल एंट्री होगा ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन इन CFS, वो बताएगा 110। 27 बताता है डे 1 का जर्नल एंट्री, 103 बताता है डे 1 का जर्नल एंट्री, लेकिन 103 CFS का बताता है, 27 SFS का बताता है, लेकिन दोनों डे 1 का ही बताता है। लेकिन 110 है वो ईयर एंड का बताता है, लेकिन ईयर एंड क्या? CFS। ओके, वेरी गुड। 27, 103 और 110 बनाता कौन है? कौन बनाएगा भाई? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? जो पेरेंट कंपनी है वो बनाएगा। जो सब्सिडियरी है, जो सब्सिडियरी कंपनी है, वो अपना SFS बनाता है सिर्फ, लेकिन जो पेरेंट कंपनी है उसको बनाना होता है CFS। तो यहाँ पे जो CFS है 103 और 110 वो पेरेंट बनाएगी, और SFS तो सबको बनाना है, तो पेरेंट कंपनी 27 से अपना SFS भी बनाएगी। ट्रू, परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। तो इससे क्या क्लियर है हमको? डे 1 CFS 103 से बनेगा, और ईयर एंड CFS 110 से बनेगा। ओके ओके। इन डे डे 1 CFS दैट इज 103 6 स्टेप होता है। इन ईयर एंड CFS 110 5 स्टेप होगा। क्या बोल रहा है, फिर से बोलो, याद करो। 103 में कितना स्टेप था? ओरिजिनल 6 स्टेप्स कितना था? ओरिजिनल स्टेप्स कितना था? 6 स्टेप्स था। अक्वायरर, डेट ऑफ एक्विजिशन, PC, INA, NCI और बिजनेस गुडविल या GBP, ये 6 स्टेप था हमारा जब 103 से हम लोग बना रहे थे, दैट इज डे 1। लेकिन जब तुम ईयर एंड CFS बना रहोगे अंडर 110, उसमें 6 स्टेप नहीं होगी, सिर्फ 5 स्टेप है, और 103 से कुछ चेंज है। क्या चेंज है भाई? चलो बात करते हैं। 103 में स्टेप 1 और स्टेप 2 जो था 110 में नहीं है। 103 में जो स्टेप 3 था PC, वो 110 में है। स्टेप 3 से लेके स्टेप 6 PC, INA, NCI और गुडविल, ये सारा स्टेप तुम्हारा 110 में भी है, एग्जैक्ट सेम। लेकिन स्टेप 3 जो है 103 का, वो स्टेप 1 बनेगा 110 का। तो स्टेप 3 जो PC है 103 के हिसाब से, वो स्टेप 1 बनेगा 110 में। 110 का स्टेप 1 PC, 110 का स्टेप 2 INA, 110 का स्टेप 3 NCI और 110 का स्टेप 4 गुडविल। और ओके, समझ में आ गया तुमको? वेरी गुड। लेकिन इसमें 110 में एक और डिफरेंस है जो तुम्हारा 103 में नहीं था। क्या? 103 में एक तो 1 से लेकर 6 तक स्टेप है, लेकिन 103 में 1-2 स्टेप नहीं है, बाकी का 4 स्टेप है। और इस 4 स्टेप के अलावा एक और स्टेप है जो 103 में नहीं था। वो कौन सा स्टेप है? वो स्टेप नंबर 5 है, जो बोलता है कैलकुलेशन ऑफ अदर इक्विटी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फिर से बोल रहे हैं 110 के हिसाब से क्या क्या स्टेप है। 110 के हिसाब से ईयर एंड CFS के हिसाब से कितना स्टेप है? पहला स्टेप PC कैलकुलेशन, INA कैलकुलेशन, NCI कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन, अदर इक्विटी इन CFS का कैलकुलेशन, ये 5 स्टेप है। ओके ओके, आ गया समझ में? ठीक है।
103 बनाया जाता था डे 1 CFS के लिए, लेकिन 110 बनाता है ईयर एंड CFS के लिए। तो 103 जब बनाते थे तो डे 1 CFS, उसमें सारा डेटा हम लोग देते थे डेट ऑफ एक्विजिशन का, PC DOA का, INA DOA का, NCI DOA का और गुडविल DOA का, सब कुछ डेट ऑफ एक्विजिशन का ही होता था। इसलिए हम लोग स्टेप 2 पे डेट ऑफ एक्विजिशन पहले ढूंढते थे, और जितना भी डेटा होता था 103 में सब डे 1 डेट ऑफ एक्विजिशन का ही होगा। लेकिन जब तुम ईयर एंड CFS बना रहे होगे तो तुम सोचोगे कि भाई 103 डे 1 CFS का था सारा बात, तो उसमें सारा DOA का बात करते थे। 110 ईयर एंड का बात करता है तो सारा चीज़ हम लोग ईयर एंड का लेंगे। नहीं, 110 में हम लोग सारा चीज़ ईयर एंड का नहीं लेंगे, हम लोग ईयर एंड का भी लेंगे और डे 1 का भी लेंगे। जब ईयर एंड CFS बना रहे होंगे तो हमको 2 डेटा चाहिए होगा, डे 1 CFS का भी, डे 1 का भी डेटा और ईयर एंड का भी डेटा, तब जाके तुम्हारा बनेगा ईयर एंड CFS। तो ईयर एंड CFS बनाने के लिए 2 डेटा चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन और ईयर एंड का भी। ठीक है, परफेक्ट, फाइन। अगर तुमको एक शॉर्ट फॉर्म में दे कि ईयर एंड कितना सारा डेटा ईयर एंड का चाहिए और कितना सारा डेटा तुमको डे 1 का चाहिए, तो ये बोलेंगे कि डे 1 का तुमको पूरा डे 1 का डेटा जो तुमको ढूंढना होगा वो 5 स्टेप के लिए ढूंढना होगा, PC, INA, NCI, गुडविल और अदर इक्विटी। ये पाँचों के लिए तुमको डेटा, पाँचों का डेटा तुमको डे 1 का ढूंढना होगा। पहले डे 1 का सारा ये जो 5 स्टेप है वो सारा का डेटा ढूंढो कि डे 1 क्या क्या था। ये 5 स्टेप का पहले DOA निकाल दो। क्लियर? ओके। उसके बाद ईयर एंड का तुमको सिर्फ 3 स्टेप का डेटा ढूंढना होगा। जो ईयर एंड है हमारा उसका सिर्फ 3 स्टेप का डेटा ढूंढना है, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। स्टेप 3 क्या बोलता है? NCI, गुडविल और उसके बाद अदर इक्विटी। ये जो 3 स्टेप है सिर्फ इसके लिए, इसका ईयर एंड का डेटा ढूंढना। तो डे 1 का डेटा 5 स्टेप के लिए, डे 1 का डेटा 5 स्टेप के लिए और ईयर एंड का डेटा सिर्फ स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 के लिए। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम सिर्फ एक वो दे रहे हैं, समरी टाइप का दे रहे हैं कि याद रहे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो भाई 103 और 110 में यही डिफरेंस है कि 103 में स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं था, 103 में स्टेप 1 स्टेप 2 था, 110 में स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं है। इसमें अदर इक्विटी नहीं ढूंढते थे 103 में, अब हम लोग 110 में अदर इक्विटी ढूंढ रहे हैं इन CFS। तो क्या सिर्फ यही डिफरेंस है? हाँ भाई, अभी के लिए इतना ही डिफरेंस है, लेकिन कुछ कुछ चेंज है। अब वो कुछ कुछ चेंज के लिए तुमको क्या करना होगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बनाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले क्या बोले, अगर हम एक ठीक है, हम ये पॉइंट बताते हैं। एक बात बताओ, अगर तुमको कोई बोले कि तुम जर्नल एंट्री दो कंसोलिडेशन का इन CFS, तो क्या एंट्री दोगे? क्या एंट्री देंगे कंसोलिडेशन का, दैट इज बिजनेस एक्विजिशन का? तुम क्या एंट्री दोगे अपने CFS में? तो एंट्री दे देंगे हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी टू कैश टू PC। अरे अभी तुमको बोले थे ना हम CFS में एंट्री देने बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी होता है SFS का एंट्री। तो CFS का एंट्री क्या आता था? INA अकाउंट डेबिट टू PC टू NCI। तो जब CFS का जर्नल एंट्री का बात किया जाएगा तो क्या एंट्री देंगे? INA टू PC टू NCI। ये जर्नल एंट्री होगा जब बिजनेस एक्विजिशन हो रहा है, जब बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, ठीक है भाई, श्योर, सही बात है कि CFS में ये एंट्री होता है, SFS में दूसरा एंट्री होता है। ये जो हम लोग 103 में जो चीज़ सीखे हैं, INA अकाउंट डेबिट टू NCI टू PC, वो ये हम लोग सीधा इसलिए दे देते थे क्योंकि वहाँ पे हम लोग SFS नहीं बनाते थे। वहाँ सीधा एंट्री हम लोग ये सोच के देते थे कि सीधा हम CFS बना रहे हैं, वहाँ पे कोई SFS बनाया ही नहीं। SFS में उसका वो SFS ही नहीं बना, SFS में कोई एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, सीधा वो एंट्री रिकॉर्ड कर रहा था CFS में। ठीक है, मान लेते कि तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम SFS बनाएं और उसके बाद CFS बनाएं, जनरल तो यही होता है कि पहले SFS बनेगा फिर CFS बनेगा, तब क्या हो जाएगा? तब वो चेंज हो जाएगा। हाँ ब्रो, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? SFS में जब तुम बिजनेस अक्वायर करोगे तो इंडेक्स 27 के हिसाब से SFS में तुम जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू PC। तुम तो यही जर्नल एंट्री दोगे SFS में। ठीक है भाई, यही जर्नल एंट्री देंगे, फाइन। ठीक है, SFS दे दिया, अब चलो CFS बनाओ। तो CFS का जर्नल एंट्री INA अकाउंट डेबिट टू PC टू NCI, यही जर्नल एंट्री होता है।
हाँ भाई, ये जर्नल एंट्री होता है। तो एसएफएस में दिया तुम इन्वेस्टमेंट टू पीसी, सीएफएस में दिया आईएनए टू पीसी टू एनसीआई। तो एक बात बताओ तुम, एक बात याद होगा यार, नॉर्मल चीज़ सोचो, एसएफएस का जो भी डेटा होता है वही सीएफएस में आता है। एसएफएस में जो जो जर्नल एंट्री हुआ, पेरेंट का जो जो जर्नल एंट्री हुआ, उस वजह से जो जो इवेंट बना, जैसे कि कोई एसेट खरीदाया, ई जर्नल एंट्री दिया एसेट टू कैश, तो एसेट आ गया एसएफएस में। तो यही एसेट सीएफएस में भी आएगा। सीएफएस क्या होता है? पेरेंट प्लस सब्सिडी का डेटा। तो पेरेंट का एसेट इसमें भी आ जाएगा, सीधा आ जाएगा, क्योंकि एसएफएस में रिकॉर्ड हुआ है तो पेरेंट में यहाँ पे सीएफएस में आ जाएगा। एसएफएस में रिकॉर्ड हुआ तो सीएफएस में आ जाएगा। ऑटोमेटिक डेटा है ये तो। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, जब एसएफएस में तुम रिकॉर्ड किया इन्वेस्टमेंट टू पीसी, तो सीएफएस में आके फिर से तुम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो आईएनए टू पीसी टू एनसीआई? इसमें फिर से पीसी क्यों रिकॉर्ड किया? पीसी तो यहीं पे रिकॉर्ड हो गया होगा, और पीसी जो रिकॉर्ड यहाँ पे हुआ होगा ऑटोमेटिकली सीएफएस में आ जाएगा। टू पीसी मतलब टू कैश अगर गया होगा तो कैश यहाँ कम हो गया होगा। तो एग्जैक्टली जब सीएफएस बनाओगे तो यहाँ पे कैश कम होगा पेरेंट का। तो पीसी का तो डेटा यहाँ पे आया हुआ है, तुम दो बार अपना कैश कम कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, कोई लॉजिक तो नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा? आईएनए टू पीसी नहीं होगा, पीसी को काट दो, वहाँ पे पीसी का कुछ जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पीसी पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली सीएफएस में आ गया होगा। तो क्या एंट्री होगा? आईएनए टू सीएफएस। ठीक है भाई, आईएनए टू आईएनए टू एनसीआई, नॉट सीएफएस। तो क्या ये जर्नल एंट्री सही है? नहीं भाई, ये भी गलत है। क्यों? ये गलत क्यों है? एक बात बताओ, आईएनए का मतलब क्या होता है? आईएनए का मतलब होता है एसेट प्लस लायबिलिटी, यही होता है ना। व्हाट इज आईएनए? कि आईएनए इज द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ द सेलर। जिस कंपनी का हम जो कंपनी खरीद रहे हैं उसका एसेट और लायबिलिटी खरीद रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, दैट इज आईएनए अकाउंट डेबिट टू एनसीआई भी किए थे, पीसी को तो कैंसिल कर दिए। तो आईएनए अकाउंट यहाँ डेबिट किए हैं, टू एनसीआई किए हैं। इससे पहले वाला जर्नल एंट्री क्या किए थे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीसी। तो पीसी एक बार रिकॉर्ड हो गया तो फिर से यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए। तो एक बात बताओ, जब वहाँ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किए हुए हैं तो फिर से इसमें हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं आईएनए? अगर एसएफएस में तुम देखोगे, रफ कॉपी में भी देखोगे या फिर अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में, पेज नंबर 146 पे, जब पेरेंट कंपनी जब एसएफएस बनाया होगा और जब बिजनेस खरीदा होगा तो अपने एसएफएस में एसेट में जाके लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिख दिया। लेकिन वही जब सीएफएस बना रहा होगा तो सीएफएस में आईएनए अकाउंट डेबिट किया, आईएनए लिख दिया होगा सीएफएस में अपना एसेट साइड में आईएनए, ठीक है, और वहीं पे इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारा सीएफएस में गया होगा। एसएफएस का सारा डेटा ऑटोमेटिकली सीएफएस में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट उठ के सीएफएस में भी आया हुआ है, और फिर सीएफएस में तुम आईएनए भी रिकॉर्ड कर रहे हो। तो एक बार 10,000 का एसेट तुम खरीदे हो और यही एसेट तुम यहाँ पे भी दिखा रहे हो, तो 20,000 का एसेट तुम दिखा रहे हो सीएफएस में। खरीदे तो सिर्फ 10,000 का था ना, खरीदे तो सिर्फ 10,000 का था, ये 20,000 कैसे दिखा रहा है फिर? तो ये भी गलत है। तो जो सीएफएस में तुम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किए हुए थे उसको तुमको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीएफएस में आईएनए आया हुआ है, और यहाँ पे जो पीसी रिकॉर्ड हुआ था उसको वहीं छोड़ दो, इसको तुमको सीएफएस में रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। तो सीएफएस में हम लोग क्या करते हैं? आईएनए अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एनसीआई। एसएफएस में हम लोग इन्वेस्टमेंट टू पीसी किए हुए थे, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ रिकॉर्डेड था, लेकिन वहाँ एसएफएस में रिकॉर्ड हो गया था, सीएफएस में हम लोग आईएनए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ जो रिकॉर्ड हो गया था तो फिर से आईएनए रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं था। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसको कैंसिल कर दो, आईएनए को रिकॉर्ड होने दो। तो उसको कैंसिल करने के लिए तुमको क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे आके क्रेडिट करना होगा, वहाँ डेबिट हुआ था तो यहाँ क्रेडिट कर दो। तो आईएनए टू इन्वेस्टमेंट टू एनसीआई, और पीसी वहाँ रिकॉर्ड था तो यहाँ तुमको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। तो बस, तो एसएफएस में तुम्हारा पीसी रिकॉर्ड हो गया और सीएफएस में तुम्हारा आईएनए रिकॉर्ड हो गया। तो अगर नेट जर्नल एंट्री देखोगे तो नेट जर्नल एंट्री क्या बनता है? आईएनए टू पीसी टू एनसीआई, यही जर्नल एंट्री बनेगा, क्योंकि पीसी वहाँ रुका हुआ था, वहाँ इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, ठीक, इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दो, पीसी वहाँ से उठा के ले आओ यहाँ पे सीएफएस वाला जर्नल एंट्री में। तो आईएनए टू पीसी टू एनसीआई ही हुआ, इन्वेस्टमेंट कैंसिल है और पीसी का आ गया, तो जर्नल एंट्री वही बनेगा जो सीएफएस में हम लोग 103 में बना रहे थे, आईएनए टू पीसी टू एनसीआई ही, लेकिन जो एसएफएस में रिकॉर्ड हो गया उसको काट के। ओके, वेरी गुड ब्रो। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हर एक एग्जाम्पल सर जो अपने कॉन्सेप्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ये वाला ऐसा सर इसमें कॉन्सेप्ट बता के फिर क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, क्वेश्चन बना के तब कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन होगा वो सर एग्जाम्पल के नाम पे दिए हुए हैं कॉन्सेप्ट बुक में। कॉन्सेप्ट बुक का पहला एग्जाम्पल है पेज नंबर 30.12 पे, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या है।
30.12। क्वेश्चन बोलता है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। एक ऊपर बैलेंस शीट दिया हुआ है, 31 मार्च 17 का ही बैलेंस शीट है, जिसमें दो कंपनी है, एक पी लिमिटेड और एस लिमिटेड। सर बोले हैं कि पी लिमिटेड पेरेंट कंपनी है और एस लिमिटेड सब्सिडरी है। हमको बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। ये जो डेटा मिला है हमको वो 31 मार्च का ही मिला है और कंसोलिडेटेड भी हमको 31 मार्च को ही देना है, ठीक है। तो भाई हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं 110 वो तो ईयर एंड का है और ये डेटा दोनों ईयर एंड का ही है। बैलेंस शीट भी हमको ईयर एंड का दिया हुआ है, कंसोलिडेटेड भी ईयर एंड का बनाना है। तो क्या कुछ प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। इस क्वेश्चन में सर ऐसे दिए हैं, इसका भी कोई एक नोट है, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू इंड AS 110 बनाने के लिए तुमको क्या क्या स्टेप अपनाना पड़ता है? 5 स्टेप। पहला स्टेप पीसी का, तो स्टेप 1 में हम लोग पीसी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें पीसी कैलकुलेट करने कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ, कितना शेयर इशू किया है पेरेंट कंपनी या फिर कुछ, कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ है। तो कैसे हम पीसी निकालें? ध्यान से बैलेंस शीट को देखो। जब बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि पीसी का वैल्यू 25,000 रुपया है। पीसी का वैल्यू 25,000 रुपये कैसे है भाई? वो तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है। वही तो बात है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू पीसी होता है। जर्नल एंट्री एसएफएस में क्या बनता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीसी। तो जितना से पीसी क्रेडिट होता है उतने से इन्वेस्टमेंट भी डेबिट होता है, और इन्वेस्टमेंट तो हमारे बैलेंस शीट में गया हुआ है। तो हमारा पीसी का अमाउंट कितना हो गया? 25,000 रुपया। तो पीसी कैलकुलेट हो गया। तो इससे हम लोग ये सीखे कि जब 110 का तुम सीएफएस बना रहे होगे ना, और जो 5 स्टेप बनाओगे, तो इसमें जो पीसी का कैलकुलेशन होगा तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वो दिया ही रहता है। एसएफएस देखोगे पेरेंट कंपनी का, तो उसमें उसका इन्वेस्टमेंट जितना से हुआ होगा ना, वही पीसी का अमाउंट होगा। तो पीसी निकल गया। स्टेप 2 क्या बोलता है? पीसी के बाद क्या आता है? आईएनए। आईएनए क्या होता है भाई? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो उसको कैसे निकालते थे हम लोग? जितना भी टोटल एसेट ऑफ सब्सिडरी है, मतलब टोटल एसेट ऑफ सेलर माइनस टोटल लायबिलिटी ऑफ सेलर। तो यहाँ पे सेलर का एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ है। एसेट कितना है उसका? सेलर का 24,000 का, और लायबिलिटी है उसका 0 रुपीज़ का। तो उसका आईएनए है 24,000 रुपया का। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं। लेकिन तुमको पता है आईएनए को ढूंढने का एक और तरीका है। एक तरीका तो है एसेट अकाउंट डेबिट माइनस लायबिलिटी, एक तो वो तरीका आईएनए ढूंढने का। एक दूसरा तरीका है आईएनए ढूंढने का, जिसको कहते हैं बेसिक मेथड। याद करो 11th में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे जिसमें होता था एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ओके, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। वेरी गुड। हम लोग अभी आईएनए क्या ढूंढ रहे होते हैं? एसेट और लायबिलिटी को लेके आ रहे होते हैं अपने बुक्स में। तो एसेट भी ले लेते हैं, लायबिलिटी भी ले लेते हैं। तो एसेट प्लस लायबिलिटी करते हैं। भाई तुम तो बोला एसेट माइनस लायबिलिटी होता है ना आईएनए। हम लोग एसेट माइनस लायबिलिटी इंप्लाइड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो एसेट प्लस लायबिलिटी हो रहा है। एसेट प्लस लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी माइनस का वैल्यू होता है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी होगा, समझे? तो आईएनए क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। और एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी हो रहा है, तो आईएनए इक्वल टू इक्विटी भी हो सकता है। तो इसका जितना भी इक्विटी है डेट विल बिकम योर आईएनए। इसका इक्विटी कितना है? ईएससी प्लस अदर इक्विटी 18 प्लस 6,000 24,000 रुपया। देखो एसेट माइनस लायबिलिटी आईएनए निकाला तो 24,000 आया था। हम लोग 110 का जब निकाल रहे होंगे आईएनए, तो ईएससी प्लस अदर इक्विटी करेंगे तो हमारा आ जाएगा आईएनए। ओके, फिर स्टेप 3 क्या था? एनसीआई। एनसीआई क्या होता है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है उसको हमको 2 दिन का डेटा निकालना होता है। याद करो क्या बोले थे कि डेट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमको 5 स्टेप में 5 स्टेप का डे 1 का डेटा ढूंढना है। तो 5 स्टेप का भी हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों का डेटा कहाँ से ढूंढे थे? डे 1 का ढूंढे हम लोग, ट्रू। लेकिन स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 में हमको ईयर एंड का भी डेटा ढूंढना है। तो पहले डे 1 का डेटा ढूंढो स्टेप 3 का। तो एनसीआई का डे 1 का डेटा क्या होगा? एनसीआई कैसे निकलता है? 2 मेथड से, पीएसएनए मेथड या फिर फेयर वैल्यू मेथड। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो हम लोग पीएसएनए मेथड से निकालेंगे। पीएसएनए मेथड क्या होता है? आईएनए इंटू एनसीआई का परसेंट। तो ऐसा करके निकाल दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो डे 1 तुम निकाल दिए, और ईयर एंड पे भी तुम्हारा आईएनए कितना है? 24,000 रुपये है। कुछ अलग डेटा नहीं दिया हुआ है, तो वैसे करके तुम निकाल दोगे, तुम्हारा आ जाएगा एनसीआई। ओके, तो एनसीआई तुम 2 दिन के लिए निकाला, एक दिन डे 1 और एक ईयर एंड का। ओके, अब स्टेप 4 पे आते हैं, गुडविल। गुडविल को भी हमको डे 1 और ईयर एंड पे निकालना होता है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? पीसी प्लस एनसीआई प्लस पीएचसी माइनस आईएनए।
ऐसे निकालोगे तो ये सारा जो पीसी, एनसीआई और आईएन है, ये सारा डेटा तुम्हारा डेट ऑफ एक्विजिशन का होगा। तो डेट ऑफ एक्विजिशन का डेटा निकाल दो, तो जो गुडविल आएगा वो डीओए का आ गया। तो पहला गुडविल ऑन डे 1 तुमको आ गया पहला, लेकिन अब गुडविल ऑन ईयर एंड भी निकालना है। ट्रू। तो ईयर एंड निकालने के लिए क्या करना होगा, ओपनिंग गुडविल माइनस इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग गुडविल। तो ऐसे क्लोजिंग गुडविल आएगा। फिर स्टेप 5 अदर इक्विटी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका वैल्यू निकालना है। ये जो अदर इक्विटी होगा सीएफएस में, वो किसका होगा, पेरेंट का होगा, सब्सिडरी का होगा, या पेरेंट प्लस सब्सिडरी का होगा। याद करो इक्विटी हम लोग सिर्फ पेरेंट का लेते हैं, सेलर का नहीं लेते हैं। तो ये जो अदर इक्विटी होगा सिर्फ पेरेंट का होगा, तो अदर इक्विटी में सिर्फ पेरेंट का लिख देना। बस बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब अगला लेक्चर में देखेंगे।